जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। ये मेरा पहला लेक्चर है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जीव विज्ञान का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। इसके जनक कौन हैं? तो जनक हैं एरिस्टोटल। प्रमुख शब्दावलियों की बात की जाए तो किसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जैसे यहाँ पे एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। एवीकल्चर में पक्षियों का, पीसीकल्चर में मछलियों का, सेरीकल्चर में रेशम कीट, सिल्वीकल्चर में वन संवर्धन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का, हार्टिकल्चर बागवानी, पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं, विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है, एग्रोनॉमी के अंतर्गत फसलों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें देखते हैं हम जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, तो कभी कभी पूछ लेता है ये। तो सबसे पहले जंतुओं का अध्ययन किसमें करते हैं? तो जूलॉजी के अंतर्गत, पादपों का, पेड़ पौधों का बॉटनी में, मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी में, जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य की वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में, पोषण विधियों का अध्ययन ट्रोफोलॉजी में किया जाता है। उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत। तो सबसे पहले लैमार्कवाद का सिद्धांत आता है। तो इन्होंने क्या बताया था? इनके लैमार्कवाद के जनक हैं फ्रांसीसी वैज्ञानिक थी डी लैमार्क। इनकी पुस्तक है फिलॉसफी जूलॉजिक। तो ये बहुत बार पूछी गई एग्जाम में, इनका नाम भी याद रखना। लैमार्कवाद का किसने नाम दिया था? तो डी लैमार्क ने। इन्होंने बताया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का अध्ययन इन्होंने बताया था। उदाहरण के तौर पे बात करें तो जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सांप के पैरों का गायब होना, ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति, वंश के अनुसार ही ये चलता है। फिर इसके बाद आता है डार्विनवाद। डार्विनवाद ये इसके जनक चार्ल्स डार्विन है, जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। और इनकी पुस्तक है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। अन्य नाम क्या है? प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, तो ये भी पूछा जा चुका है। इसके बाद आता है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद की बात करें तो इसके जनक हैं हुगो डी व्रीज, जो कि हॉलैंड के हैं। और इन्होंने सांध्य प्रिमरोज पर अध्ययन किया था, जिसका वैज्ञानिक नाम है आइनोथेरा लैमार्कियाना। इसका अन्य नाम है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, कि मतलब कोई चीज़ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचती है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो ये यहाँ पे लैमार्कवाद से संबंधित जो जिराफ वाला, हम लोग 6 क्लास में या इससे पहले भी ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर इसमें आता है जीव जंतुओं का विकास क्रम से संबंधित है। तो यहाँ पे मिलान के लिए आता है प्रश्न, जैसे किसके अंतर्गत क्या आता है? तो प्रोटोजोइक में प्रथम प्रोटोजोआ प्रोटोजोइक इरा से संबंधित है, जिसमें जंतुओं का पहला चिन्ह जो है खोजा गया था, पता चला था। पैलियोजोइक में सरीसृपों की उन्नति, जो कि पर्मियन में आता है। कार्बोनिफेरस में प्रथम सरीसृप बीजयुक्त फर्नों का खोज की गई थी, जो कि कार्बोनिफेरस युग में। डेवोनियन में प्रथम उभयचर जबड़े वाली मछलियाँ। सिल्यूरियन में प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे आते हैं। आर्डोविशियन में मेटाजोवन जीवों का विकास। और कैब्रियन में प्रथम मछली प्रथम रज्जु की कैब्रियन युग से संबंधित है। फिर मेसोजोइक युग आता है, महाकल्प। और क्रिटेशियस, इसमें जो है डायनासोर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्रिटेशियस। तो इसमें डायनासोरों से संबंधित है ये। डायनासोरों की विलुप्ति और पहले प्राइमेट का विकास, फूलों वाले पौधों की उत्पत्ति के बारे में। और मेसोजोइक ईरा में ही जुरासिक और ट्रियासिक भी आते हैं। जुरासिक में पहली चिड़िया का विकास हुआ था। डायनासोरों की उन्नति भी इसी से संबंधित है। एक जुरासिक पीरियड करके एक मूवी भी हॉलीवुड की है, वहाँ पे डायनासोरों से संबंधित बात दिखाई गई है। ट्रियासिक में प्रथम स्तनपायी और प्रथम डायनासोरों का देखा गया है। सीनोजोइक में, इसमें मानव का विकास किससे संबंधित है? तो सेनोजोइक ईरा के क्वार्टनरी से संबंधित है। नियोसीन में स्तनपायियों की विविधता से संबंधित है।
फिर आते हैं वर्गीकी में, टेक्सोनोमी में, टेक्सोनोमी। फिर सबसे पहले देखेंगे कि परिभाषा क्या है। तो जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटना, यही वर्गीकी है। इसके जनक है कैरोलस लीनियस, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन्होंने 5 जगत प्रणाली किसने दिया था, तो व्हिटेकर ने। 5 जगत कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो सबसे पहले देखेंगे मोनेरा में कौन से आते हैं, तो एक कोशिकीय आते हैं मोनेरा में। और प्रोकैरियोटिक जीव भी इसी में आते हैं। उदाहरण के तौर पे माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, तो यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे शैवाल हो गए, प्रोटोजोआ हो गए। कवक में यूकैरियोटिक आएंगे, अधिकांश बहुकोशिकीय होते हैं। उदाहरण के तौर पे जो ईस्ट है, मशरूम है, काइटिन युक्त कोशिका भित्ति इनकी निर्मित होती है। ये सारे कवकों के अंतर्गत आते हैं। पादपों में पादप कैसे होते हैं, सोपोसी होते हैं। सोपोसी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ब्रायोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं, अनावृत और आवृत बीजी, ये सारे पादपों में आते हैं। जंतु में सभी उपभोक्ता जीव आते हैं, जो कि शाकाहारियों को खाते हैं, जैसे सोपोसी पौधों को। और कशेरुकी आकशेरुकी आते हैं। कशेरुकी मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, आकशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। फिर देखते हैं सबसे पहले मोनेरा के बारे में। तो जगत मोनेरा। माइकोप्लाज्मा क्या है, तो स्वतंत्र जीव यापन करने वाला सूक्ष्म जीव है। तो सबसे सूक्ष्म जीव कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। प्रजनन में ये समर्थ है। फिर आता है साइनोबैक्टीरिया, जो कि इसका नील हरित शैवाल भी इसको बोलते हैं, और ये खाद के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है धान की खेती में। और जीवाणु सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, कुछ परपोषी और कुछ स्वपोषी होते हैं। कवकों की बात की जाए तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। थैलोफाइट्स परपोषी काइटिन युक्त कोशिका भित्ति बनी होती है कवकों की, और इनके अध्ययन को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो माइकोलॉजी। कवक प्लस शैवाल लाइकेन। लाइकेन जो होते हैं वो कवक और शैवालों के बीच की कड़ी पाए जाते हैं। लाइकेन जो है CO2 इंडिकेटर भी होते हैं। CO2 इंडिकेटर, जहाँ पे पोल्यूशन होता है वहाँ पे लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे अच्छे उदाहरण कवकों के कौन से हैं, तो खमीर हो गया, कुकुरमुत्ता हो गया, राइजोपस हो गया, ईस्ट हो गया, जो कि और फफूंद, ये सारे आ जाएंगे कवकों के अंतर्गत। फिर आते हैं जीवाणु देख लिए। अब दूसरा वर्ग आता है जो कि प्रोटिस्टा में पादपों के समान कुछ होते हैं और कुछ जंतु के समान होते हैं। पादपों के समान जो पौधों के समान होते हैं उसमें क्राइसोफाइटा और डाइनोफ्लेजलेट और यूग्लिनाइड होते हैं। डायटमस सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और डिस्मिडस ये सुनहरे शैवाल होते हैं। यूग्लिना मिक्सोट्रॉपिक पोषण होता है इसमें। जंतु या पादपों के बीच की संयोजी कड़ी कौन होता है, तो यूग्लिना होता है। जैसे कवकों और शैवालों के बीच की कड़ी लाइकेन होता है, वैसे ही यूग्लिना जंतु और पादपों के बीच की कड़ी होता है। स्लाइम मोल्ड ये जो है कवक के समान होता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, ये सारे आ जाएंगे प्रोटिस्टा वर्ग में जो जंतु के समान है। पादप जगत की बात की जाए तो इसमें थैलोफाइट आते हैं। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 4 टाइप के पादप होते हैं। तो सबसे पहले थैलोफाइट में देखेंगे तो इसमें सरल शारीरिक संरचना इनकी होती है, जिसमें आते हैं शैवाल आ जाएंगे, बैक्टीरिया, कवक, ये सारे पादपों में भी आते हैं और सर्वव्यापी होते हैं। तो इनको पादपों और जंतुओं के बीच की कड़ी भी इस थैलोफाइट को कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पे जो है स्पाइरोगायरा में जो है बैक्टीरिया और कवक शैवाल के भी गुण पाया जाता है। स्पाइरोगायरा वैसे तो एक शैवाल होता है। ब्रायोफाइटा की बात की जाए तो ये उभयचर होते हैं, समन्वय ऊतकों की अनुपस्थिति होती है इसमें। उदाहरण के तौर पे मास और मार्केंसिया। टेरिडोफाइट में
ये संवहनी ऊतक वाले होते हैं। उदाहरण के तौर पे फर्न हो गया, हार्सटेल और मार्सिलिया। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मतलब नग्न, स्पर्म मतलब बीज। जो नग्न बीजी होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। ये बहुवर्षीय और सदाबहार वृक्ष होते हैं। सबसे अच्छे उदाहरण हैं इसके पाइनस और साइकस। सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है ये भी पूछा गया है, तो वो साइकस का होता है। एंजियोस्पर्म आवृत बीजी होते हैं। एंजियो का मतलब होता है ढका, जिम्नो का मतलब नग्न। और इसके अन्य नाम भी पुष्पीय पौधे होते हैं। जितने भी पुष्पीय पौधे होते हैं जिनसे फल बनते हैं, सेब हो गया, पपीता, आंवला, ये सारे किस में आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म में आ जाएंगे। अमरूद, आम, पपीता। पादपों के भेद की बात की जाए तो क्रिप्टोगैम मतलब अप्रत्यक्ष जन्नांग और बीज उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं, क्रिप्टोगैमी। इसके उदाहरण थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेनरोगैम, इसमें पूर्व विकसित जन्नांग होता है, बीज उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों आ जाते हैं। इसके बाद प्राणी जगत की बात करते हैं। प्राणी जगत में एक कोशिकीय संरचना वाले जीव होते हैं जिसमें संपोरिफेरा आ जाएगा। ऊतक स्तरीय संरचना वाले होते हैं। देह गुहाधारी, कूट देह गुहाधारी निमेटोडा होता है। और बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देहगुहा का अभाव होता है, जिसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं प्लेटीहेल्मिन्थेज और सिलेंट्रेटा। तो यहाँ पे इनका वर्गीकरण दिया गया है। मीसोडर्म और कोशिका का विकास की बात की जाए तो सबसे पहले कोशिका का विकास कहाँ से शुरू, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें एक एक करके पढ़ते हैं। पादपों का हमने पढ़ लिया है। फाइलम पे आते हैं, तो फाइलम के अनुसार पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें अच्छे से याद होंगी, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा। इसमें जो है इसको छिद्रधारक भी कहते हैं। इसमें असंख्य छिद्रयुक्त शरीर होता है इनका। शरीर में स्पंज गुहा होती है। इनके अन्य नाम है स्पंज। उदाहरण के लिए बात करें तो साइकान और स्पाइजिला, ये पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला क्या है, सिलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया भी कहते हैं। ये जलीय जंतु होते हैं और भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचना इसमें पाई जाती है, जिसे टेंटिकल्स कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो मूंगा हो गया, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश, सी एनीमोन। जंतु जगत के प्रमुख संघ अन्य कौन से हैं? पहला तो हो गया हमारा पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा, तीसरा हम देखते हैं तो टीनोफेरा। टीनोफेरा में कौन आते हैं? ये जो है सिलेंट्रेटा से गहन संबंध रखते हैं। कंघी जैसे होते हैं इनके चालांग, और जैसे चालांग अधिकांश पारदर्शी होते, आर पार दिखते हैं। उदाहरण के तौर पर समुद्री अखरोट, काम्ब जेली। और चौथा कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थेज। इसमें जो है देह गुहा रहित 3 स्तरीय शरीर होता है, चपटा शरीर होता है, उभयलिंगी, अविकसित पाचन तंत्र होता है। उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सबसे इसके अच्छे उदाहरण कौन से हैं? प्लेनेरिया और लीवर फ्लूक। इसमें यही पूछ लेता है कि कौन से जंतु किस संघ में आते हैं, तो संघ सबसे अच्छे से याद रखने हैं और इसके लक्षण क्या हैं। फिर अगला कौन सा है, पांचवा, इसके हेल्मिन्थेज। इसमें इनका शरीर जो है लंबे, बेलनाकार, अखंडित, क्रमी, स्पष्ट आहारनाल होती है। नर छोटा होता है, मादा बड़ी होती है इसके हेल्मिन्थेज में। उत्सर्जन हेतु प्रोटोनेफ्रीडिया होती हैं। जैसे मनुष्य में अन्य जंतुओं में किडनीज होती हैं, वैसे ही इसमें उत्सर्जन हेतु क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया। एकलिंगी और आंतरिक निषेचन पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे स्कैरिस, जिसको गोलक्रम भी बोलते हैं, थ्रेडवर्म हो गया, विचेरिया, फाइलेरिया क्रमी हो गया। फिर छठवां कौन सा संघ है? एनिलिडा सबसे इम्पोर्टेंट है। लंबा, द्विपार्श्व और सममित कई खंडों में बटा हुआ शरीर होता है। उत्सर्जन है तो इसमें किडनीज पाई जाती हैं। किसमें? एनिलिडा में। यहाँ से किडनीज की शुरुआत हो जाती है। और काइटिन से बना शरीर सीटी द्वारा प्रचलन होता है। सामान्य त्वचा द्वारा श्वसन भी होता है। एकलिंगी और उभयलिंगी दोनों होते हैं। एकलिंगी मतलब एक ही जंतु में एक ही प्रकार के पाए जाना
लिंग और उभयलिंगी मतलब एक ही जंतु में दोनों नर और मादा दोनों पाए जाते हैं एक ही जंतु में, तो उसमें उभयलिंगी उसे बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे केचुआ, जोंक और नेरीस। फिर आता है 7वां आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। 3 भागों में विभक्त शरीर होता है। सिर, वक्ष और उदर। खुला परिसंचरण तंत्र होता है। संधियुक्त पाद होते हैं। उदाहरण की बात करें तो झींगा मछली हो गया, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, ये सारे आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है और पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा संख्या आर्थ्रोपोड्स की होती है। इसे कीट वर्ग भी बोलते हैं। मोलस्का की बात करें तो श्वसन हेतु गिल्स और टिनेडिया होते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उत्सर्जन हेतु गुर्दे। कवचयुक्त शरीर होता है। रंगहीन खून इनका होता है। इनमें खून नहीं होता है लेकिन रंगहीन होता है, उसका कलर नहीं होता है। उदाहरण की बात करें तो सीपी, घोघा, ऑक्टोपस। अगला 9वां कौन सा है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में समुद्री जंतु होते हैं। कांटों वाली त्वचा होती है। पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। उदाहरण की बात करें तो हैंगफिश हो गया, स्टारफिश, ब्रिटल स्टार आदि। 10वां कौन सा है? कार्डेटा। नोटोकार्ड पाए जाते हैं। क्लोम छिद्र उपस्थित होता है। नालदार तंत्रिका रज्जु होता है और कार्डेटा में सभी कशेरुकी जीव आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो ये मेरा पहला लेक्चर है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।